वेलकम बैक भाइयों और उनकी बहनों। देखो भैया, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे यूनियन और उसकी टेरिटरीज की चर्चा करी गई है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा नागरिकता के बारे में, मतलब सिटीजनशिप पढ़ा दूसरे पार्ट में। अब हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो समझो बात को, पहला कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 4 तक। दूसरा कहाँ से चालू होगा, 5 से लेके 11 तक। और तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक। फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई भैया। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये सबसे पहले कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी भैया? अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका ही ऐसा पहला देश है जो सबसे पहले आज़ाद हुआ। खैर ब्रिटेन उससे भी पहले आज़ाद था। मतलब ब्रिटेन से जो इंग्लैंड जो सब पे राज कर रहा था, उसमें सबसे पहले आज़ाद कौन हुआ था? उससे अमेरिका ने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद करा लिया था 1600 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले स्टार्टिंग भी कहाँ हुई? अमेरिका में हुई है। इसी वजह से भी आप देखेंगे कि अमेरिका आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा विकसित देशों में आता है। इसके अब ये तुमको पता है कि ये क्या है? संविधान का भाग है। ये क्या है भैया? फंडामेंटल राइट्स भी क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। सॉरी। तो इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। स्पेलिंग समझ लेना। वर्ड शब्दों की गहराइयों को समझो। स्पेलिंग तो आप ठीक कर सकते हैं, गूगल चल रहा है। इसको क्या कहा जाता है भैया? मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस बात को। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, देखो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी है जो कि चेंज करी जा सकती है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं, मतलब राइट्स मतलब आपके हक, वो आपसे कभी भी नहीं छीने जा सकते। समझो बात को। देखो क्या है कि ये जो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स कब खत्म हो जाते हैं? सिर्फ इमरजेंसी के टाइम। कब खत्म होंगे? इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी लगेगी तब कौन रूल करता है? प्रेसिडेंट रूल करता है। इतनी बात आपको क्लियर है। इसके बाद इसको रोकने का, इस पे लॉज बनाने का काम किसका है भैया? पार्लियामेंट का। इस पे लॉज कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, शायद मुझे उसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पार्लियामेंट बना सकती है। इसमें बीच में अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करने की कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल पहले जो जजेस होते थे उसको कोलेजियम के एक प्रोसेस के, कोलेजियम का था जजों की कमेटी होती है, बूढ़े बूढ़े जज, एक्सपीरियंस वाले जज, उनकी कमेटी से वो लोग जज को सिलेक्ट करते थे। लेकिन मोदी जी ने चतुराई खेलने की कोशिश करी, उनको लगा कि हम इसकी जगह, उन्होंने कहा कि हम एक खुद की अलग से कमेटी बनाएंगे जो कि जजों को सिलेक्ट करेगा। तो एक अनपढ़ गंवार नेता, मतलब अब मोदी जी तो ठीक है, लेकिन और आगे जाके जो नेता आएंगे क्या पता कैसे हाथ में देश चला जाएगा। तो वहाँ पे किसके हाथों में देश जाएगा तो वहाँ पे नहीं पता रहता है। तो ऐसे अनपढ़ आदमी कोई भी किसी भी खुद सुप्रीम कोर्ट के जज को तो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? उस पर रोक लगा दी। तो आप देखेंगे इसको एज अ प्रोटेक्टर कौन होता है? पेपर में पूछेगा फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आ ही जाएंगी, बहुत कठिन तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद अब अपन लोग मेन है आर्टिकल 12, और यहाँ लिख लेते हैं आर्टिकल 13, वरना फिर पेन खोलना पड़ेगा। खैर ठीक है, खोल लेंगे, आप लोग का प्यार। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जहाँ तक है इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रात क्योंकि बहुत हो चुकी है। आर्टिकल 12 में क्या है? इसमें डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन कही, काय की डेफिनेशन कहेंगे? आर्टिकल 12 में काय की डेफिनेशन है? फंडामेंटल राइट की ना। इसमें डेफिनेशन है स्टेट की। काय की डेफिनेशन है? स्टेट की। इसमें भैया किसकी डेफिनेशन है? स्टेट की। लेकिन स्टेट कौन सा? राज्य, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इनकी नहीं भैया। स्टेट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके खुद के फंडामेंटल राइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि आरबीआई कौन हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई एक स्टेट है।
विप्रो एक स्टेट है, SBI एक स्टेट है। RBI से कोई पूछता है आज 500 का नोट आ रहा है, कल 1000 का कर दें, पीले नोट को लाल कर दें, लाल नोट को पीला कर दें, उनका है। उनसे कोई भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट उनसे बात पूछने नहीं जाएगा। विप्रो का मैनेजर अपना चाहे विंड सील निकाले, चाहे हवा महल बना दे, उससे सुप्रीम कोर्ट कभी भी पूछने नहीं जाएगा। SBI कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट पूछने नहीं जाएगा। आपका स्कूल जैसे CBSE, ये भी क्या है, एक स्टेट है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसपे क्या करे जाए, ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ना लगे, मतलब लगे, ऐसा नहीं है कि आप वो रूल्सों का मतलब तोड़ दें, लेकिन इसमें क्या होएगा, ये लोग इनके खुद के फंडामेंटल राइट्स होंगे, इनके मतलब राइट्सों को छीना नहीं जाएगा। वो बॉडीज जिनके राइट्स को छीना नहीं जाता है उनको अपन लोग स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घरों में लाइट आती है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड, बोर्ड ये वाला नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लाइट लाता है, ONGC, रेलवे, रेलवे कितना भी टिकट बता दे, मतलब ऐसा ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा दे कोई पूछता है। रेलवे के डब्बे में कोई लेटा हुआ है, रेल है, ऐसा थोड़ी खड़ी ट्रेन में कोई लेटा रहेगा, उठा के फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में जाके मिलोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है, अच्छा जो एक्चुअल स्टेट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअल जो स्टेट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में प्रोविंसेस बोला जाता है। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे प्रोविंसेस बोला जाता था, और आज के टाइम पे भी उनको प्रोविंसेस ही बोला जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आप देखेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेरोगेशन। अब लेकिन अंग्रेजी हम लोग की दिल की भाषाओं को छूती नहीं, शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं लगाम लगाना। पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, ठीक है, शुद्ध भाषा में इसको कहा जाता है लगाम लगाना। लेकिन लगाम किस पे लगाएंगे, यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं, दौड़ रहा है कोई नहीं दौड़ रहा, यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं है, ना ही नेता घोड़ा है, ना ही जज घोड़ा। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे ही रहेंगे, हमारे अधिकार हमारे ही रहेंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों का इस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस हिसाब से उपयोग नहीं कर सकते हैं, या इस तरीके से उनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं कि जो दूसरे के अधिकार हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर जाके गाली देने लगो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपको फ्री लिबर्टी है कहीं पे भी घूमने की, बिल्कुल, आज़ादी है, बिल्कुल, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं है कि जो दूसरे का फंडामेंटल राइट है आप उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, या फिर उसके राइट्स को कहीं पे भी ब्रेक डाउन करें, या फिर आप उनके राइट्स को क्या करें, इनको तोड़ें। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। संघ में सुप्रीम कोर्ट कहता है, कौन कहता है भैया, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी लॉ चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, ये है किताब लो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है कि जो किसी के भी फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाता है या उसका खंडन करता है, तो उसको क्या करा जाएगा भैया, उस राइट को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 तलाक, 3 तलाक में कौन सा, तलाक़े बिद्दत, तलाक़े बिद्दत जिसको अपन लोग इंग्लिश में सीधी सीधी भाषा में इंस्टेंट 3 तलाक भी कह सकते हैं। तो इसको क्या करा गया, इसको ख़त्म करा गया भैया। इसको लागू कब करा गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 में लागू करा गया था, और बाद में 1919 में जाके इसको 2019 में जाके इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे अच्छा करा था। यहाँ पे इंस्टेंट 3 तलाक को ख़त्म करा गया है। इसके अलावा और जो 2 तलाक हैं मतलब जो 90 दिन के अंतराल में होते हैं वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक क्या कर रहा था, एक कहीं ना कहीं इस्लाम में एक्चुअली में कहीं लिखा ही नहीं है कि ऐसा कोई तलाक होता है, इन्हें तो अपने मन से बना दिया था। गुस्से में आदमी की कभी भी तलाक 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 कर देगा तो तलाक हो जाए, समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इसको यहीं पे क्या करा गया, रोका गया। मतलब इसको समझ में आया, खैर बहुत लेट समझ में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, धार्मिक मैटर इस पे अपन को नहीं बोलना चाहिए। ठीक, जैसे कि और आप देखेंगे आईपीसी की धाराएं, फॉर एग्जांपल आईपीसी की धाराएं,
ये भी क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से चली आ रही है। इवन देश भी आज़ाद नहीं हुआ था 1689 1670 के समथिंग से चली आ रही हैं। आईपीसी की धारा, क्रिमिनल एक्ट, सिविल प्रोसीजर, सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, जब से चली आ रही हैं। तो ऐसा थोड़ी इनको हटा दिया गया, जो अच्छी चीज़ें उनको रखा गया, जो दूसरे के मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचाता था उनको रखा गया। ठीक है, इनको अपन लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ होती है इसको सन में क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो आर्टिकल 13 है वो कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ये किसी की बातों पे भरोसा नहीं करता, इसको कोई भी लेन देन नहीं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो आर्टिकल 12 में क्या है भैया? स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसके खुद के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। दूसरा आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट या कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट को ठेस पहुंचे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी बिफोर लॉ, क्योंकि टोटल अपन को क्या पढ़ना है? 14 से लेके 18 आर्टिकल तक इकट्ठा एक बार में पढ़े। ये तो आपने सिर्फ नॉर्मल देखा है पार्ट 3 का। अब पार्ट 3 में आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपके क्योंकि जो राइट्स होते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट वेराइटी में बांटे गए हैं, तो उसमें भी कौन सा आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल, फलाने का। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग 14 से 18 तक में पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं क्लास को आज ऑफ करता हूँ।